तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि अगत तंत्र है क्या, अगत तंत्र में होता क्या है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि अगर सांप काट देगा तो हम लोग कैसे उसका डायग्नोसिस करेंगे, कैसे उसका इलाज करेंगे, और आचार चरक अगत तंत्र के बारे में बोलते क्या है, अगत तंत्र का मतलब क्या होता है, उसका वर्ड को हम लोग एक एक वर्ड को समझे थे कि गद प्लस अ या फिर अ प्लस गद से अगत तंत्र बना है। फिर हम लोग पढ़े थे कि जो मॉडर्न साइंस है अगत तंत्र को क्या बोलता है, टॉक्सिकोलॉजी बोलता है। टॉक्सिकोलॉजी में कौन कौन सा ब्रांच होता है, हम हर एक ब्रांच को बहुत डिटेल तरीके से हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे। इसके बाद देखे थे कि हम लोग यहां तक समझ गए थे कि विष जो है एक विलन है। तो विलन के पास कौन सा विलन है, इस सुपर विलन है। अगर सुपर विलन है तो सुपर पावर होना चाहिए। तो इसके पास कौन कौन सा सुपर पावर है जो इसको जिससे यह सुपर विलन बना, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे कि चरक जो थे और सुश्रुत जो थे टोटल 10 जो गुण बताए थे जो आपके विष का होता है। उसी में जो है आपके वाग्भट जो है 11 बताए थे जो अपायकी को ऐड किए थे। और फिर जो है आपके एक और जो थे आपके आचार्य थे वो आपके 8 बताए थे। तो इस तरह से सारंगधर जो है 8 बताए थे। तो इस तरह से अलग अलग मत है अपने आचार्यों के बीच में, तो अलग अलग गुण है। तो उस गुण का एक एक चीज को हम बहुत डिटेल तरीके से देख लेते हैं। जैसे लघु होता है तो लघु क्यों होता है, सूक्ष्म होता है तो सूक्ष्म होने से उसका फायदा क्या है। तो हर एक चीज को हम लोग डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके आगे हम सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ते हैं कि क्या पढ़ना है। देखिए फर्स्ट देखिए हम लोग क्या फर्स्ट में बोला गया है। जैसे कि जो हम फर्स्ट लेक्चर थे लास्ट कर रहे थे तो यहाँ देख पाए थे, समझ पाए थे कि भाई साहब जो भी जितना भी गुण हम पढ़े अभी विष का, जो फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़े थे विष का गुण जस्ट ओज के गुण के उल्टा था। इसीलिए तो साहब जो विष जो है जैसे शरीर में अंदर आता है तो आपके ओज को अफेक्ट करता है। ओज अगर नहीं आपका मजबूत रहेगा तो आपका इम्यूनिटी भी आपका कमजोर रहेगा, जिसकी वजह से आप बीमार बहुत जल्दी पड़ जाओगे। तो जितना भी क्वालिटी 10 क्वालिटी जस्ट अपोजिट था आपके ओज से। तो ये चीज बोल रहा है कि विष और ओज, जीवन और मृत्यु का संघर्ष। अब देखिए जैसे आप विष को आप या विष को आप जानबूझ के खाते हो या फिर हो सकता है सांप काट दिया तो विष आपके शरीर में चला गया। अल्टीमेट किसी भी तरीका से आपके शरीर में अगर विष चला गया तो उस तरह से एक संघर्ष चालू हो जाता है। किसमें, जीवन में और मृत्यु में। अगर आपका ओज जीत गया तो आप जीवित रह गए, अगर आपका ओज हार गया और विष जीत गया, ये हीरो और विलन में लड़ाई की तरह है। अगर आपका विष आपका जीत गया तो आप मृत्यु हो जाओगे आपका, यानी कि आप भगवान के पैर हो जाएंगे साहब। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या है। तो बोल रहा है कि ओज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कि ओज क्या है, शरीर को बल, वर्ण मतलब कि कॉम्प्लेक्शन, मतलब कि बोलो तो शरीर में जो रंग होता है वही वर्ण है। तो वर्ण, शक्ति और जीवन प्रदान करता है भाई साहब। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है ओज। तो ओज क्या करता है, शरीर को बल देता है, वर्ण देता है, शक्ति देता है और जीवन प्रदान करता है। जबकि इसका विपरीत गुण है किसका, विष का। तो विष क्या करेगा, बल है तो बल को नाश करेगा, तो बल वर्ण का नाश करता है और इंसान का मृत्यु तक पहुंचाता है, मार कर छोड़ता है। तो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट गुण है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बोला है। देखिए इसका हम लोग बहुत डिटेल से एक एक जो क्वालिटी था, एक एक गुण था, बहुत डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो बस अभी नाम पढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अगर इसके बारे में बहुत अच्छा से आप चाहते हो कि बस ऐसा नहीं कि नाम बस आज भूल जाता है इंसान, ऐसा होता है कि भाई नाम पढ़ा 10 भूल गया, तो आप उस लेक्चर को देखोगे, कहानी के थ्रू हम समझाने की कोशिश किए हैं, चोर के एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एग्जाम तक या फिर बोलो तो जिंदगी भर आपको याद रहे। तो अब एक बार कोशिश कीजिएगा समझने का या फिर देखने का, तो देख लीजिएगा, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रट सकते हो। जैसे अभी हम बताने वाले हैं कि इसका जो गुण है 10 गुण आचार चरक जो दिए थे, ए भाई साहब रुक जाइए, आचार्य चरक जो दिए थे वो चरक चिकित्सा स्थान, ये भी बताया था कि बहुत सारा अलग अलग आचार्य अपने अपना अलग अलग बुक खरीदने भाई लिखे थे। माफ करते हैं भाई, गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप हो गया था अभी जो बोल दिया अभी हम कि खरीदे नहीं थे भाई, खुद से लिखे थे। तो अलग अलग अपना बुक लिखे, अब बुक लिखे तो अपना अपना चैप्टर का नाम रखे। तो चैप्टर में कौन सा चैप्टर का नाम रखे, उस चैप्टर का नाम क्या था, वो चैप्टर कौन सा आपका चैप्टर नंबर में था। हाँ, तो हर एक चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो इसे बोल रहा है कि 10 गुण जो बताए थे आचार्य चरक जो है वो बताए थे, लघु, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म आशु, वैवाही, विकासी, विशद, मध्य, 10 गुणम स्मृतम। ये 10 गुण जो है आपके चरक बताए थे, जो कि लघु है ना, उष्ण है, आपका तीक्ष्ण है और सूक्ष्म है, आशु है, विकासी है, विशद है, रुक्ष है और अनिर्देश रस है। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप चाहते हो, फिर से बता रहे हैं कि आप चाहते हो इसके बारे में डिटेल तरीके से पढ़ना, समझना कि भाई कौन सा गुण क्या करता है, तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब बात आता है कि भाई साहब बताइए कि जो आदमी दारू पीता है तो जस्ट वैसे टाइप का कुछ करने लगता है, जैसे मान लीजिए 20 कोई डस लिया, सांप काट दिया या फिर कुछ भी होगा तो आदमी बेहोश होने लगता है। अब जब दारू बहुत ज्यादा पी लोगे तो क्या होगा, आप बेहोश हो जाओगे, ऐसे घूमते रहोगे। तो अल्टीमेट कुछ तो होगा दोनों के बीच में कॉमन, हो सकता है चाचा का बेटा हो, चचेरा भाई हो, दोनों, है ना। तो इसमें कौन कौन सा गुण जो है ये दोनों के बीच में मैच करता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट दिख रहा है दोनों का सेम दिखता है। तो वही चीज बोल रहा है सब कि भाई साहब समानता देखिए, टोटल 9 क्वालिटी था भाई साहब, अगर 10 को 10 मिल जाता तो शादी हो जाता है लोग का, है ना। 22 को 22 सुना हो ना कि 22 को 22 गुण मिलते हैं तो पति पत्नी बनते हैं, तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ देखिए कि 9 के 9 मतलब 10 में से 9 को जो क्वालिटी मिल गया, किसका किसका, विष में और मद में। मद मतलब दारू या फिर अल्कोहल, है ना। उसमें से एक जो गुण है ना अलग अलग है। जैसे कि हम लोग बोले थे कि जो आपका विष का गुण, जब फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि विष का जो अपना रस जो होता है अनिर्देश होता है। अनिर्देश मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, टेस्टलेस नहीं होता है। ऐसे नहीं बोले कि टेस्टलेस होता है, टेस्ट होता है नहीं, टेस्ट तो होता ही है, लेकिन हमारा जो लार ग्रंथि है या पूरा हमारा जो जिह्वा है जो आपका स्वाद को डिटेक्ट करता है वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसलिए उसको बोला जाता है अनिर्देश रस। लेकिन आपका मतलब आपका नहीं, मतलब अल्कोहल का आपका रस कौन सा होता है, अम्ल रस होता है, मतलब एसिडिक टेस्ट होता है। कभी आप पियोगे, हम तो नहीं चाहेंगे आप पियो, लेकिन कभी आप पियोगे या फिर पीता तो उससे पूछ लीजिएगा तो उसका टेस्ट कैसा होता है। वो तो बोलेगा बहुत जबरदस्त होता है भाई, वो नहीं बोलेगा कि अम्लीय होता है या फिर एसिडिक टेस्ट होगा, वो बोलेगा बहुत जबरदस्त होता है, मजा आ जाता है पीने के बाद। तो खैर तो इसका टेस्ट अम्लीय होता है जबकि इसका टेस्ट अनिर्देश होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई साहब ये जो आपका विष था किसको नाश करा था, ओज का। तो ये भी पूछ सकता है भाई बा में आपका टीचर या फिर आपका एग्जामिनर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई साहब बताइए ओज का फिर कौन सा रस होता होगा, मतलब उसका टेस्ट कौन सा है। तो उसका टेस्ट मधुर होता है, मीठा मीठा होता है भाई, है ना, मीठा है ओज जो है मीठा है, मतलब कि स्वीट है। तो ये चीज याद रखिएगा कि 9 के 9 जो गुण है आपके मध में और विष में मिलता है, जिसमें से एक गुण मिलता नहीं है, आपका रस नहीं मिलता है, मतलब टेस्ट अलग अलग होता है। एक होता है अनिर्देश रस और एक होता है आपका एसिडिक रस और आपका ओज का रस होता है मधुर, मतलब कि मीठा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ चुके विष, अब विष को हम लोग बांटते हैं, मतलब पूरा दुनिया में इतना सारा विष है तो वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, अब पढ़ने के लिए है तो भाई हमको बांटना पड़ेगा, एक ब्रांच बनाना पड़ेगा अलग अलग तरीका से। तो हम लोग विष को बांटे हैं, है ना। तो 3 तरीके से बांटे हैं, एक आपका स्थावर, एक है आपका जांघम और एक है कृत्रिम। किसे सुनिएगा, एक है स्थावर, एक है आपका जांघम और एक है कृत्रिम। मतलब ऐसा विष जो स्थावर से मिले। स्थावर साहब जैसे पेड़ पौधा हो गया, आपका मिनरल्स हो गया, ये सब का स्थित है, मतलब हिल डोल नहीं रहा है, इसलिए इसका नाम है स्थावर। जो स्थित है डेट इज कॉल्ड स्थावर। एक जांघम मतलब एनिमल, जैसे कि आपका सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब क्या है, जानवर में आता है। तो ऐसा विष जो कि जानवरों से मिले उसको बोलते हैं जांघम विष। और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो हम आप मिलकर बनाते हैं, जो कि बनाना नहीं चाहिए, है ना। अभी पढ़ेंगे गर्भ विष के बारे में पढ़ेंगे कि गर्भ क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग, एक चैप्टर ही है तो उसके बारे में पूरा चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि ऐसा विष जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं गर्भ विष, आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसको बोलते हैं गर्भ विष, ठीक ना। तो 3 तरीके से बांटा गया है। एक स्थावर विष, देख लीजिए जो बोले हुए चीज लिखा है, एक स्थावर विष है जो वनस्पति और खनिज से मिलता है, स्थित है इसलिए इसका नाम है स्थावर। सॉरी, एक जांगम विष है जो जीव जंतु से मिलता है और घूमता है इसलिए इसका नाम जंगम है, जंगल में घूमता रहता है इधर से उधर। और एक है कृत्रिम आर्टिफिशियल, जिसका एग्जांपल है गर्भ विष, है ना, जो हम लोग मिला के, मतलब 2 जैसे ये भी हो सकता है। जैसे आपसे पूछे कि घी क्या है, बोलो बहुत अच्छा चीज है, ये गुण इसका बहुत अच्छा है, हम खाएंगे तो बलवान होंगे। आपसे पूछेंगे हनी क्या है तो बोलो हनी भी बहुत अच्छा चीज है साहब। लेकिन दोनों गुण बहुत अच्छा है, लेकिन बोला जाता है आयुर्वेद में कि दोनों को समान क्वांटिटी में अगर मिलाते हैं तो वो विष बन जाता है ना। तो ये जो है विरुद्ध आहार में आता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि विरुद्ध आहार होता है ऐसा सा आहार जो कि साथ में कभी नहीं खाना चाहिए, जिससे अगर आप खाते हो तो आपके लाइफ को हो सकता है थ्रेट कर सकता है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अल्टीमेट ये विष का एक कैटेगरी है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि गर्भ विष क्या है कि जो हम लोग बनाते हैं, मतलब कि 2 कंपाउंड को मिला के जो विष तैयार किया जाता है उसी को बोलते हैं गर्भ विष। जिसका एग्जांपल दिए हम कि घी और मध को हम सेम क्वांटिटी मिलाते हैं तो जो तैयार होता है वो विष तैयार होता है। और किस तरह का विष है, स्थावर विष नहीं है, जांगम विष भी नहीं है, ये तो हमने तैयार किया ना भाई साहब। तो ये हो गया कृत्रिम विष, मतलब कि आर्टिफिशियल विष। तो ये तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा। देखिए आचार चरक जो है
हम लोग 3 को पढ़े ना भाई साहब, लेकिन चरक बोलते हैं कि नहीं नहीं 3 को कैसे होगा भाई, 2 को मानेंगे। एक स्थावर एक जांघम। कारण है कि पहले के आदमी बहुत अच्छा था, बहुत सुने होंगे, फेमस लाइन है कि पहले के इंसान बहुत अच्छे थे, आज के इंसान बहुत खराब होते जा रहे हैं, है ना। जो कि ऐसा बात भी नहीं है। अब कितना भी पुराना बुक निकाल लो, जैसे कि बोला जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना बुक जो है चाइना में है साहब, ठीक है। तो चाइना के बुक में भी यही सेम लिखा हुआ था कि आज के लोग जो है ना बहुत बुरे होते जा रहे हैं, पहले के लोग अच्छे थे। तो अल्टीमेट कहीं के लोग अच्छे नहीं थे भाई, जैसे पहले थे अब भी वैसे थोड़ा कम बेसी हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अगर बहुत अच्छे होते तो महात्मा बुद्ध किसको समझा रहे थे? महात्मा बुद्ध इतना सब ज्ञान जो दे रहे थे भाई, किसको दे रहे थे? अब चोरी जो करेगा उसी को ज्ञान देगा कि भाई चोरी नहीं करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध इतना जो ज्ञान दे रहे थे, तो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहा होगा, जिससे ज्ञान दे रहे थे ताकि लोगों को संभल सके। तो अल्टीमेट पहले के भी लोग बुरे थे, आज के भी लोग बुरे हैं, 19-20 हो सकता है। महात्मा बुद्ध हो गए, गुरु नानक हो गए, आपके कबीर दास हो गए, इतना लोग इतना सारा ज्ञान दे रहे थे। यहाँ तक श्री कृष्ण हो गए। अब बहुत पहले जाओ तो महाभारत के समय जाओ, तो महाभारत के समय बहुत पहले भी देखो दुर्योधन था, दुर्योधन भी बहुत बदमाश था। तो अल्टीमेट ऐसा नहीं है कि पहले के लोग बुरे थे और आज के लोग, मतलब पहले के लोग अच्छे थे आज के लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्टीमेट हम ये बता रहे थे कि पहले के लोग, ऐसा बोला जाता है चरक जी, कि ऐसा नहीं सोचते थे कि पहले के लोग अपने कृत्रिम बनाते होंगे, मतलब आर्टिफिशियली कौन विष बनाना चाहेगा भाई, या तो जो नेचर प्रेजेंट है, जैसे कि स्थावर में जो प्लांट प्रेजेंट है वो विष हो गया, है ना। या हो सकता है कोई जंगली में जानवर है, या फिर हो सकता है विष है, सांप है, बिच्छू है, सांप है, इस सब में आप बोल सकते हो कि विष है। लेकिन चरक बोलते थे कि ये कोई मतलब नहीं होगा, कोई इंसान थोड़ी बनाएगा विष, इसलिए वो दुए को विष माने, एक जांघम विष माना है और एक स्थावर विष माना है। जबकि आपके वाग्भट जी 3 विष माने, जो भी पढ़े हम लोग। 3 विष कौन कौन? स्थावर, जांघम और कृत्रिम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आचार्य चरक जो है कितना विष माने थे और वाग्भट कितना माने थे, तो ये सब ऑब्जेक्टिव वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए गर्भिष और दूषी विष। हम बताया था ना कि गर्भिष और दूषी विष। गर्भिष तो हम समझा चुके कि गर्भिष उसको बोलते हैं जो आप मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हो और उससे जो तैयार होता है, अगर विष का क्वालिटी लेता है, उसी को बोलते हैं गर्भिष। देखो लिखा हुआ है कि डिफिनेशन क्या है, दो या अधिक द्रव के सहयोग से जो बनता है और वो जो बन के तैयार हुआ अगर विष के गुण से मिलता जुलता है तो उसको बोलेंगे गर्भिष है। जैसे एग्जांपल दिया शहद और घी, अगर इक्वल अमाउंट मिलाते हो तो बनता है क्या? पॉइजन, मतलब कि विष बनता है, ठीक है ना। क्रोनिक पॉइजन है, मतलब कि ऐसा देखो, अब जैसे बोलोगे कि भाई आज हम करेंगे ट्राई, तुम बोल रहा है ना भाई, तुम बहुत बड़ा अपने आपको मास्टर समझ रहा है, अब बोल रहा है कि घी को और आपके शहद को अगर सेम अमाउंट मिलाते हैं तो विष होता है, तो आज खा के देखते हैं मरते हैं कि नहीं। भाई मरोगे नहीं, बहुत स्लो काम करेगा। जैसे बोला जाता है ना कि मोमो खाने से मर थोड़ी जाएगा आदमी, लेकिन धीरे धीरे आपका लीवर को खराब करता है। तो ऐसा चीज है जो स्लो पॉइजन में काम करता है। स्लो पॉइजन का नाम सुने होंगे, तो स्लो पॉइजन में है, मतलब कि धीरे धीरे आपके शरीर को विनाश करेगा। इसलिए सब नहीं करना चाहिए भाई साहब। जो आचार्य बोले तो उसका नाम, मतलब उसका बात को सुना कीजिए, ऐसे नहीं बोले, बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है इसके बाद बोले हम, ठीक है। ये देखिए दूसरी विष क्या है। दूसरी विष बोल रहा है कि पुराना विष जो शरीर के सुस्त अवस्था में रहता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई विष है, ठीक है, आप उसका ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट करने के बाद वो पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ, और विष अपने अवस्था में रहा और सुस्त अवस्था में है, मतलब कि स्लीपिंग मोड में है, तो आपको क्या शरीर पर इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि भाई अब तो ठीक हो गया, अब कोई तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरा चंगा लग रहा है मन, तो मतलब आपको लगेगा कि विष खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, वो विष हो सकता है स्लीपिंग स्टेट में हो और आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो विष आपका शरीर में स्लीपिंग स्टेट में रहता है उसी विष का नाम है दूषी विष, है ना। अब आता कब है, मतलब कि शरीर को अफेक्ट कौन कब करेगा, तो डिपेंड करता है आपका वातावरण, मतलब उसको टाइम, अगर अच्छा टाइम मिलेगा, उसका अच्छा प्लेस मिलेगा तो अपने आप को दिखाएगा। जैसे समझ लीजिए आप घर पे आप रहते हो, मम्मी रहती है, पापा कहीं पे काम करने जाते हैं, तो जब तक पापा नहीं रहते हैं तो आप क्या करते हो, खूब बदमाशी करते हो, लेकिन मम्मी कुछ बोलती नहीं, कह रहे ठीक है, थोड़ा बहुत बोलेगी फिर छोड़ देगी। लेकिन जैसे पापा आते हैं तैसे बोले लगती है मम्मी, क्या बोले लगती है कि बहुत बदमाशी करता है, अब इतना सुने पापा एक थप्पड़ लगा दिए, मतलब पढ़ता नहीं है, फिर पापा सुने फिर एक थप्पड़ लगा दिया। तो जो मम्मी थी पहले सुप्त अवस्था में थी, मतलब कि स्लीपिंग मोड में थी, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन जैसे अच्छा कंडीशन आया, मतलब पापा आए तो क्या बोलने लगी और आपको पिटाई शुरू हो गया। उसी तरह से ये जो दूसरी विष है वैसा ही है कि शरीर के अंदर तो रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसका अच्छा कंडीशन मिलेगा, गुड कंडीशन मिलेगा, तो आपके शरीर के अंदर अपना तरीका दिखाना शुरू कर देगा भाई, अपना अफेक्ट करना शुरू कर देगा आपका। तो उसी को बोलते हैं दूसरी विष। तो 2 विष सुने, एक गर्विष एक दूसरी विष। गर्विष वो है
जो संयोग से बनता है, और दूसरी विष वो है जो आपके शरीर के अंदर बहुत दिन तक रहता है स्लीपिंग मोड में, और जब सही समय आता है तो फिर अपना इफेक्ट शो करता है। तो दो वर्ड हम लोग समझे, अगर कभी एग्जाम में आए तो आप बहुत अच्छा से लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। अब विष का गति देखिए, विष का गति क्या होता है भाई साहब, कि इसमें होता है क्या, को दो तरह का विष हम लोग पढ़े हैं, एक जांघम विष पढ़े और एक आपका स्थावर विष पढ़े। तो आचार्य का मानना है कि जैसे मान लीजिए आप जांघम स्थावर विष को लेते हो, या फिर आपके शरीर में आपका स्थावर विष जाता है ना, स्थावर विष मतलब प्लांट या मिनरल्स से आप जाता है जैसे, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो ऊपर की ओर होता है। जैसे साहब समझाइए, अगर मान लीजिए विष आपके शरीर में गया और आपको वोमिटिंग हो गया, तो समझिए कहीं ना कहीं ये स्थावर विष की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि स्थावर विष का जो मूवमेंट है वो ऊपर की ओर होता है। याद कैसे रहेगा साहब? साहब याद रखो कि पेड़ कैसे होता है, ऊपर की ओर उगता है कि नीचे की ओर उगता है? ऊपर की ओर जाता है। तो याद रखिएगा कि पेड़ से मतलब कि स्थावर विष से स्थावर विष का जो मूवमेंट होता है ऊपर की ओर जाता है। अल्टीमेट अगर आप स्थावर विष को लेते हो, शरीर के अंदर डालते हो, तो उसका मूवमेंट कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। लेकिन आप जांघम विष लेते हो या फिर जांघम विष आपके शरीर के अंदर जाता है, तो उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, पीछे की ओर, मतलब कि नीचे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं होता भाई, नीचे की ओर होता है, ठीक है ना। इसी की वजह से जब भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आपकी लैट्रिन वगैरह हो सकता है, डायरिया वगैरह पकड़ सकता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, दो तरह का है। अब संस्कृत में लिखा हुआ सब चीज, तो संस्कृत का यूज कीजिएगा, लिखेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर। इसको बोलते हैं ऊपर का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वभाग, है ना, और जो नीचे का मूवमेंट है उसको बोलते हैं अधोभाग। तो बस आप याद रखो कि जांघम विष कैसे मूवमेंट करता है, तो अधोभाग मतलब कि नीचे की ओर मूवमेंट करता है, और जो स्थावर विष है वो कैसे मूवमेंट करता है, ऊर्ध्वभाग मतलब कि ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। तो बस मूवमेंट याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी समझाए, कोशिश किए कि प्लांट जिस तरह से ऊपर की ओर उगता है, उसी तरह से आपका, सॉरी भाई हम थोड़ा डर गए, यहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है, ठीक है, तो हमको लगा भूत आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो हम अचानक से डर गए, भाई कौन था ये। खैर भूत नहीं है, यहाँ पे एक बहुत महापुरुष एक है, माफ कीजिएगा महापुरुष जी, आप आपको समझ के भूत, खैर मजाक नहीं कर रहे, कसम से अभी थोड़ा सा हमको डर लग गया कि भाई कौन है ऐसे। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर स्थावर विष को लेते हो तो उसका मूवमेंट अपवर्ड होता है, अगर जांघम विष को लेते हो तो उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपका आ सकता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि आप स्थावर विष लेते हो तो आपको वोमिटिंग वगैरह होता है ना। फिर देखिए हम लोग बात करेंगे स्थावर विष का अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब स्थान, कहाँ कहाँ पे आपके स्थावर विष, स्थावर में कहाँ कहाँ पे विष होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि मेरे शरीर में बहुत जगह विष है, तो पूछेगा कहाँ कहाँ, तो मान लीजिए हाथ में, तो बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा विष है, मेरे आंख में विष है ना। अब आगे पढ़ने वाले हैं साहब, ऐसे मजाक नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ने वाले हैं कि सांप के आंख में विष होता है, एक बार देख लेगा ना तो आप मर जाइएगा, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य चरक बोल रहे हैं, तो या फिर सुश्रुत जो भी है अपना आचार्यों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। तो कल के डेट में कुछ ऐसा नहीं हो, सांप आपको देखे आपका विष आप पे असर ना करे तो आप बोले कि भाई विष तो हुआ नहीं, हम तो मरे नहीं, तो आप पकड़ लो हमको, आप धर को कूट दो, ऐसा नहीं कीजिएगा। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा ज्ञान है, ये सब ज्ञान दिया पहले से, बस हम आपको कन्वे कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, जस्ट लाइक मैसेंजर का काम कर रहा है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप क्या करता है, अपना ज्ञान थोड़ी देता है। मान लो कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त कुछ मैसेज व्हाट्सएप पे, है ना, तो व्हाट्सएप बस एक आपको ट्रांसफर करता है आपका दोस्त मैसेज को आपके तक, तो बस वही मैसेंजर हम भी हैं, हम बस एक इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब एक तरह का मीडियम है, तो कोई भी तरह का गलती हुआ, अगर व्हाट्सएप पे अगर कुछ गलत मैसेज गाली उले आपके पास आया है, गाली लिखा हुआ अगर आया है, तो आप मैसेंजर को या फिर व्हाट्सएप को गलती नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब व्हाट्सएप तो बहुत गंदा वाला गाली दे रहा है। व्हाट्सएप नहीं दे रहा है, आपका दोस्त दे रहा है, तो दोस्त को पकड़िए और कुटिए कि कहे गाली दे रहा है। उसी तरह से कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप हमको मत पकड़िए भाई साहब, और वो तो खैर पकड़ाएंगे ही नहीं। खैर तो हम बोल रहे हैं कि स्थावर विष का अधिष्ठान पढ़ने वाले हैं। अधिष्ठान मतलब कि कहाँ कहाँ, मतलब स्थावर में, मतलब स्थावर मतलब प्लांट, तो प्लांट के कौन कौन सा भाग में विष पाया जाता है उसी को बोलते हैं स्थावर विष का अधिष्ठान। जैसे देखिए कोई कोई प्लांट के फ्लावर में विष पाया जाता है, जैसे मान लो फ्लावर है उसको सूंघो निपट जाओगे। तो इसे ध्यान से, जंगल में पहले क्या होता था, जंगल में आदमी ध्यान से चलता था, अब तो खैर जंगल है ही नहीं तो चलेगा कहाँ, अब तो रोड हो गया है। तो पुष्प पे मतलब कि फ्लावर में हो सकता है, लीफ में हो सकता है, किसी किसी के फ्रूट्स में हो सकता है। वैसे मिला के टोटल प्लांट के 10 जगह है जहाँ पे विष का स्थान माना गया है, विष प्रेजेंट हो सकता है ना। उसी में देखिएगा आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जो है बोले थे कि टोटल 21 टाइप का आपके स्थावर विष है जो कि पूरे दुनिया में प्रेजेंट है।
21 प्रकार का कौन माने थे? चरक माने थे। उसी चीज को सुश्रुत बोले थे कि नहीं भाई 21 नहीं बोले थे, वो 55 बोले थे, थोड़ा सा नंबर ज्यादा बोले थे, है ना। इस तरह से याद रखिएगा, चरक जो है 21 बोले थे और सुश्रुत 55 बोले थे। तो एमसीक्यू में आ सकता है, तो इस थोड़ा सा नंबर को ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये याद रखिएगा कि स्थावर विष के 10 जगह है, मतलब अधिष्ठान है, जिसमें से चरक जो बोले थे 21 जो है 21 भेद है। भेद मतलब स्थावर में अलग अलग प्रकार के पौधा जो है 21 है, और सुश्रुत बोले थे कि नहीं भाई 55 टाइप के हैं। तो इस तरह का डिफरेंस याद रखेगा और आप नंबर याद रखेगा। अब देखिए जांघम विष का अधिष्ठान, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, ऐसे पढ़े थे, 3 पढ़े थे, जांघम विष पढ़े थे, स्थावर विष पढ़े थे और कृत्रिम विष पढ़े थे। तो जिसमें से आप स्थावर विष के बारे में पढ़े कि 10 अधिष्ठान होता है, मतलब कि प्लांट के 10 जगह है जहां पे विष पाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे जांघम विष का। तो जांघम विष में बोल रहे हैं कि अचार चरक जो है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, आचार्य चरक जो है सिर्फ एक स्थान माने है। वो कौन किसका माने है? दंष्टा, मतलब कि दांत से, या फिर बोलो तो जो सांप काटता है तो अपना किससे काटता है बताइए? तो काटता दांत से ही तो होता है, जो कि फन बोलते हैं उसको। तो उससे आपका काटता है तो अल्टीमेट उसका विष कहाँ होता है? दांत में होता है। तो जो चरक जो है सिंपल सा बोलते हैं, या फिर कोई भी मूस हो गया, चाहे कुछ भी काटता है आपका, चूहा मूस या फिर कुछ भी, तो वो जो काटता है जो विष फैलता है, तो उनका ऐसा मानना था कि जो भी विष फैल रहा है, वो जो विष फैल रहा है दांत से फैल रहा है। तो वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब वो जगह है, वही जगह मतलब है जिस जहाँ पे आपका विष पाया जाता है। किनका मानना था? आपका चरक जी का मानना था। अब ये जो है सुश्रुत जो है बोलते हैं कि भाई एक स्थान नहीं है, 16 स्थान है। 1-2 स्थान नहीं बात की है, 16 स्थान की बात की है। अब बात आता है कि भाई कितना डिफरेंस कैसे हो गया? कम जानते थे क्या? एक जगह का है मानते थे। जैसे कि हम लोग को अब पता है कि भाई साहब किसी किसी के क्या होता है, सलाइवा में होता है। अभी पढ़ेंगे कि मकड़ी के सलाइवा में आपका क्या होता है? विष होता है ना। यहाँ तक कि जो चूहा होता है, चूहा का सीवन में होता है। सीवन में याद रखेगा कि उसका विष होता है। इसलिए अगर बाय चांस मान लीजिए आपके घर में चूहा है, आपका शरीर में तो कहीं चढ़ गया हाथ उत पर, तो अगर एक्साइटेड होगा तो आपका सीवन, अपना सीवन जो है आपके शरीर पर अगर छोड़ दिया तो विष के जैसा है, तो उसको एक्साइट मत होने दीजिएगा। खैर, तो याद रखेगा कि जो चूहा है, चूहा के सीवन में प्रेजेंट होता है जो विष है, जो कि एमसीक्यू में बहुत बार आता है। तो हम ये बता रहे थे सर, चरक हम अभी जो एग्जांपल दिए हैं कि किसी के सलाइवा में प्रेजेंट है, किसी के दांत में प्रेजेंट है, किसी के सीवन में प्रेजेंट है, यहाँ तक कि किसी किसी के यूरिन में प्रेजेंट है, किसी किसी के नेल में प्रेजेंट है, किसी किसी के स्टूल में प्रेजेंट है। स्टूल मतलब लैट्रिन में भी विष पाया जाता है। तो इतना सारा जगह विष पाया जाता है, लेकिन चरक जो है एक ही क्यों माने? उससे अच्छा तो आपके सुश्रुत थे 16 माने, तब तो बोलोगे कि चरक तो बहुत बड़े वाले अच्छी निकल गए भाई साहब, है ना। लेकिन ऐसा बात है नहीं। आप इसको थोड़ा सा समझोगे लॉजिक से, समझ में आएगा कि चरक थे फिजिशियन की तरह, मतलब कि इंटरनल ऑर्गन को इलाज करते थे। तो उसका ध्यान नहीं देते थे कि कहाँ से काटा या फिर कौन सा जगह से विष आया है। वो बस इस पर ध्यान देते थे कि विष जो शरीर में अंदर आया है, तो विष का क्या क्या प्रभाव शरीर पे है, और उसका ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन सुश्रुत साहब क्या थे? सर्जन थे। वो जाते थे, मतलब मान लीजिए कहीं युद्ध हुआ तो युद्ध पर देखते थे कि किसी को सांप काटा है तो उसका अलग इलाज करते थे, या फिर मान लीजिए कोई तीर से लग गया उसका चोट तो उसका अलग करते थे, या फिर जंगल में कोई पहले लोग रहता था तो जंगल में लोग रहा तो मान लीजिए चूहा का सीमन जो है उसके शरीर के आसपास चला गया, चाहे मुंह में चला गया, चाहे कहीं भी चला गया, जिसकी वजह से विष फैल गया, तो उसके हिसाब से तो अल्टीमेट सुश्रुत जो थे वो थोड़ा सा सर्जन थे, और वो डिपेंड करते थे भाई कौन सा विष कहाँ से आ रहा है, और मतलब कि किस जानवर से आ रहा है और किस जानवर से कौन सा स्थान से आ रहा है, उस पर ध्यान दिया। और उस पर ध्यान दिया तो नंबर ज्यादा हो गया, और उस पर ध्यान नहीं दिया, सीधा इलाज पर ध्यान दिया कि शरीर पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, और उसका इफेक्ट के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ये गलत नहीं था, बस तरीका अलग अलग था, परसेप्शन अलग था, है ना। तो परसेप्शन पर डिपेंड करता है चीजें। तो याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में 16 में से जिसमें से कुछ दिया है कि देखिए सांप का बोलते हैं, आपका सुश्रुत बोलते हैं कि सांप का दृष्टि में, मतलब कि आपको सांप देख लेगा ना भाई साहब तो आप मर जाओगे। ऐसा कौन किनका माना था? सुश्रुत का। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कैसा पहले के लोग मानता था ना कि दिव्य सांप होता है। दिव्य सांप मतलब कि ऐसा सांप जिसको दिव्यता प्राप्त, दिव्यता मतलब कि कुछ सुपर पावर, तो ऐसा सांप जो देख लेता था तो मर जाता था, ऐसा माना जाता था। ऐसा आज तक प्रूफ नहीं हुआ है, तो इसलिए माने हैं कि सांप के दृष्टि में, मतलब कि आंख में विष होता था। कोई कोई मानता था कि निश्वास, मतलब कि सांस अगर ले रहा है सांप, अगर सांस ले रहे से ले लिया और उसके आसपास आप हैं तो आप हो सकता है कि विष के चपेट में आ जाए, आप निपट जाए। तो ऐसा कौन मानते थे? आपके चरक नहीं मानते थे, सुश्रुत मानते थे। तो उसके सांप में हो सकता है। ये देखिए मेन आपके एमसीक्यू में बार बार आता है कि चूहा के
कहाँ पे प्रेजेंट जो विष होता है, तो सीमेन में प्रेजेंट होता है, शुक्र में, आपका चूहा के शुक्र में आपका विष प्रेजेंट होता है। उसी तरह से लाला मतलब बोलते हैं लार्वा में प्रेजेंट होता है, मकड़ी के लार्वा में प्रेजेंट होता है, किसी के दांत प्रेजेंट होता है, उसी तरह से किसी के नाखून प्रेजेंट होता है। ऐसे नाखून धर के लड़के लोग के बहुत सारे नाखून होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उनसे दोस्ती वगैरह नहीं कीजिएगा ना, तो नाखून से गड़ा देंगे ना तो विष आपके शरीर में आ जाएगा। लेकिन उसमें विष नहीं होता, लेकिन किसी किसी जानवर के नाखून में विष प्रेजेंट होता है, किसी किसी के यूरिन में प्रेजेंट होता है। टॉयलेट कर देगा तो निपट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। और स्टूल में होता है, बाइल में होता है, और यहाँ तक डेड बॉडी में भी माने हैं। ये सब कौन माने हैं? आपके आचार्य सुश्रुत। और मतलब कि टोटल जो है 16 अधिष्ठान माने हैं, उसमें भी जांघम को 16 अधिष्ठान सुश्रुत माने हैं, जिसमें से एक अधिष्ठान आपके चरक माने हैं। सिंपल सा हम जो है क्लियर कर दिए सब जो चीज लिखा हुआ था। अब हम लोग चलते हैं, इससे बार बार कंफ्यूजन होता है भाई साहब, टॉक्सिन में, पॉइजन में और वेनम में। टॉक्सिन क्या है, पॉइजन क्या है और वेनम क्या है, तो बस आज हम कोशिश करते हैं समझाने का, एक लाइन में, एक लाइन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉक्सिन क्या है कि अगर किसी भी लिविंग सेल द्वारा, अगर किसी भी लिविंग सेल द्वारा आपके शरीर में पॉइजन पहुंचता है, या फिर जो आपके शरीर को अफेक्ट करता है, हानि पहुंचाता है, उसको बोलते हैं क्या? टॉक्सिन बोलते हैं। रुक जाएगा एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो टॉक्सिन किसको बोलते हैं? अगर लिविंग सेल आपके शरीर पर कुछ अफेक्ट करे, मतलब कि साइड इफेक्ट शो करे, या बोलो तो हार्मफुल इफेक्ट शो करे, उसको बोलेंगे टॉक्सिन। और पॉइजन किसको बोलेंगे? कि यू बाइट इट, मतलब कि अगर आप किसी को बाइट करते हो तो खाते हो, तो वो जो उससे जो आपके अंदर आया और उस पर आपका मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट शो किया, तो उसको बोलेंगे पॉइजन। और वेनम किसको बोलेंगे? इट बाइट यू, मतलब कि अगर कोई आपको काटा या फिर आपको खाया, यहाँ पे दो डिफरेंस है। यहाँ पे यू बाइट इट, आप किसको खा रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई जहरीला मशरूम है, उसको आप खा लिए, तो ये जो जहरीला मशरूम है ना, ये आपका आएगा पॉइजन में। मान लीजिए स्लीपिंग पाइल्स खा लिए, तो आप खा लिए, यू बाइट इट, तो जब व्हेन यू बाइट इट दैट इज कॉल्ड पॉइजन। व्हेन इट बाइट यू, मतलब जैसे सांप, सांप आपको काट लिया, तो जो सांप काट रहा है ना, वो जो है आपका वेनम है। तो हम लोग तीनों डिफरेंस पढ़ लिए। एक था लिविंग सेल द्वारा आपके शरीर में अगर कुछ आता है जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलेंगे टॉक्सिन, ठीक है। और अगर आप किसी को खाते हो और खाने के बाद आपके बॉडी में कोई गलत प्रभाव पड़ता है, तो उसको बोलेंगे क्या? आपके पॉइजन। और अगर कोई चीज आपको काट ले, तो जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, वो काट ले, वो जो जहर है, तो उसको बोलेंगे हम लोग वेनम। तो ये चीज लिखा हुआ है, सब चीज पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए विष का आधुनिक मॉडर्न मतलब क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके ना, अपना क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग स्थावर विष था, आपका जांगम विष था, कृत्रिम विष था। उसी तरह से अब मॉडर्न साइंस भी है भाई। मॉडर्न साइंस बोलता है कि हम अपना मानेंगे, अब वो अपना हिसाब से मानना, क्लासिफिकेशन किया है किसका? विष का, पॉइजन का क्लासिफिकेशन किया है। तो धीरे धीरे समझते चलेंगे कि क्या क्या क्लासीफाई किया है। अब मान लीजिए बेस्ड ऑन पर्पस, दो तरह का बेस्ट रखा है, मतलब आधार रखा है। पहले तो रखा पर्पस के हिसाब से, इतना सारा बांट दिया। फिर बोला है एक्शन के आधार पर, मतलब कि वो कैसे आपके शरीर पर जाने के बाद काम करता है, शरीर पर कैसा काम शो करता है, उसके आधार पर बांट दिया। तो पहला पर्पस मान लीजिए कि आपका दोस्त से लड़ाई हो गया, आप उससे गुस्सा हो गए, आप उसको मार नहीं सकते, तो आप क्या कर लिए? सुसाइड करने के लिए कोशिश किए, या सुसाइड करने के लिए सोच रहे हो, है ना? तो जो कि अच्छा बात नहीं है। या फिर देखो होगा जो मजनू है ना, जो लैला मजनू वाला कहानी चलते रहता है कि भाई वो धोखा दे दिया तो हम जो है मरने वाले हैं। तो जो अगर सुसाइडल वाला बात हो गया, तो ये पर्पस है। पर्पस मतलब हम मरना चाहते हैं, खुद को मारना चाहते हैं। दो तरह का मारना हो सकता है, या खुद को मार सकते हो या फिर किसी और को मार सकते हो। तो जब खुद के मारने की बात है ना, तो उसको लेंगे सुसाइडल। जैसे स्लीपिंग पिल्स, अब क्या किया? स्लीपिंग पिल्स लिए और सो गए हमेशा के लिए। हाँ, तो ये जो आया ना एग्जाम्पल आएगा, स्लीपिंग पिल्स किसका अति है, मतलब किसका क्लासिफिकेशन में आता है? तो पहला आता है सुसाइडल में आता है। एक आता है होमिसाइडल। होमिसाइडल मतलब मान लो कि आप तो खैर नहीं करोगे, लेकिन मान लो कि कोई ऐसा बदमाश है या चाहे टेररिस्ट है और चाहता है कि बहुत संख्या में लोगों को मारने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा? होमिसाइड करेगा। होमिसाइड मतलब हत्या करेगा। तो होमिसाइड में क्या करते हैं? बहुत संख्या में लोगों को अफेक्ट होता है जिस विष के थ्रू, उसको बोलते हैं होमिसाइडल। जैसे आर्सेनिक का यूज किया जाता है। तो बस एक एग्जाम्पल याद रखते रहिएगा कि होमिसाइडल में होता क्या है कि लोगों को मारा जाता है। अगर खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो, खुद को मार रहे हो, तो बोलेंगे सुसाइडल। अगर बहुत सारे लोगों को मार रहे हो तो बोलेंगे होमिसाइडल। अब देखिए कुछ इतना
मतलब जानते ही हो इंसान बहुत लालची है, तो इंसान क्या करता है कि जानवरों को भी मारता है, और जानवरों को मारना क्या करता है कि पॉइजन देकर मार दिया। तो अगर जानवर को मार रहे हो पॉइजन देकर तो उसको बोलते हैं केटल पॉइजन। केटल पॉइजन जैसे कि एग्जांपल अरबस बोलते हैं, अबरस बोलते हैं, अबरस है एक केटल पॉइजन है। अब बात करते हैं भाई क्यों मारते हैं, तो मारने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जिसमें से एक रीजन उसका क्या करता है, इसका खाल यूज करेगा, और खाल यूज करके क्या करता है, चमड़ा का बहुत सारा सबस्टांस बनता है, जूता बनता है, बैग बनता है, तो ये सब चीज बनता है जो कि गलत है, लेकिन देखो जो चीज का डिमांड है वही चीज चलता है। तो केटल पॉइजन में याद रखेगा। फिर आता है बेहोश करने वाला, मतलब स्टूफाइंग पॉइजन बोलते हैं इसको। जैसे एग्जांपल में है धतूरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मतलब कि ऐसा पॉइजन जो बेहोश कर दे। जैसे एग्जांपल सुने होगे आप कि ट्रेन में जाते भाई साहब, अब पूरा बोगी जो है पूरा सूत गया, और सूत गया मतलब बेहोश कर दिया। तो जो बेहोश करने वाला पॉइजन है उसी को बोलते हैं स्टूपेफाइंग पॉइजन। और एग्जांपल याद रखेगा धतूरा, ठीक है। तो ये सब भाई सब जितना ही बताया ना, ये पर्पस के आधार पर, मतलब क्या पर्पस है। आप खुद को मारना चाहते हो, सुसाइडल है भाई साहब। आप लोगों को मारना चाहते हो तो उसको बोलेंगे होमिसाइडल है। मतलब ये सब आता है। जैसे मान लो आप IAS ऑफिसर बनते हो, तो IAS ऑफिसर बनते हो तो आपसे पूछा जाएगा, मतलब आप पूछोगे कि जो भी मान लो कि कहीं पे बहुत सारे लोग मर गया, तो आप पता करोगे कि क्या हुआ है, तो आप जानोगे कि भाई हाँ ये सब लोग जो है जहर की वजह से मारा गया। तो आपको फाइल पे लिखना होता है कि हाँ ये जो मौत हुआ है होमोसाइडल हुआ है, मतलब कि बहुत सारे जनसंख्या में लोग मरे हैं। तो ये सब आपको टर्मोलॉजी पता होना चाहिए। तो अगर आप खुद को मार रहे हो आपको सुसाइडल बोलेंगे, लोगों को मार रहे हो होमिसाइडल बोलेंगे, अगर कैटल को मार रहे हो किसी पर्पज की वजह से तो आपको कैटल पॉइजन बोलेंगे, अगर किसी को बेहोश कर रहे हो तो ये बोलेंगे। तो अल्टीमेट ये सब जितना भी क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पे, पर्पस के आधार पे है। लेकिन एक होता है एक्शन के आधार पे कि आपके शरीर में जाने के बाद उसका एक्शन क्या है, क्रिया क्या है। तो फर्स्ट आता है कोरेसिव। ऐसा है कि जैसे आप डालोगे तो कोरेसिव मतलब कि बर्न कर देगा टिश्यू को। जैसे कि आप मान लो कि आप एसिड डालते हो, आप स्किन पर जैसे एसिड डालोगे तो एसिड क्या करेगा, आपका स्किन को जला देगा। तो इसको बोलेंगे कोरेसिव नेचर। तो एक तो पॉइजन ऐसा होगा जो कोरेसिव नेचर का होता है। दूसरा आता है न्यूरेटिक, मतलब कि जो कि सीधा CNS को अफेक्ट करे, सीधा ब्रेन को अफेक्ट करे। जैसे एग्जांपल याद रखेगा, ओपियम हो गया, स्नेक वेनम हो गया। स्नेक का जो वेनम है आपका सीधा मस्तिष्क पर अफेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा आपका पॉइजन है, आपका न्यूरेटिक पॉइजन है जो कि CNS को अफेक्ट करता है। एक होता है कार्डियक जो कि हार्ट को अफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक पॉइजन बोलते हैं, जो कि एग्जांपल है टोबैको और डिजिटालिस है। और टोबैको जो है आपका कौन सा पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन है, मतलब कि सीधा हार्ट को अफेक्ट करता है। फिर आता है आपका जो चौक कर देता है, मतलब कि आपका लंग्स को चौक कर देगा, मतलब जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं वो सीधा लंग्स को अफेक्ट कर देता है। लंग्स को आप सांस लेना सांस छोड़ा जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वही बंद हो जाता है। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए किसी कमरा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है और ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होता है, हम लोग सांस ले नहीं पाते हैं। आप जानते ही होंगे, आगे पढ़े भी होंगे, मतलब 11th में पढ़े होंगे कि अफिनिटी होता है जो कि आपका CO2 का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज्यादा अफिनिटी हाई होता है, किससे, ऑक्सीजन का। इसलिए जब भी आपके लंग्स के पास दो ऑप्शन होता है, अगर ऑक्सीजन और CO2 को, तो हमेशा CO2 को प्रिफेयर करेगा। अगर उसके पास CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO होगा, तो CO को अति करेगा, प्रिफेयर करेगा, मतलब उसको पसंद करता है, उसको साथ अफिनिटी है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि कमरा में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया है तो आदमी मर जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बंद कमरा में कोई चीज जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब चीज जलाते हो तो जलाने में क्या यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। तो आसपास का जितना में ऑक्सीजन था वो सब यूज हो गया, किस में, जलाने में। मतलब जो जल रहा था फ्लेम, उसमें ऑक्सीजन सब खत्म हो गया। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। तो आपका लंग्स जो था, आपका हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन किसको अति करेगा, जो लंग्स बता रहा हूँ हीमोग्लोबिन की बात है, तो हीमोग्लोबिन तो कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन किसको अति करेगा, अफिनिटी किसका ज्यादा है, किसके साथ ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO के साथ ज्यादा है ना, CO2 और CO के साथ ज्यादा है, इसलिए उसके साथ लेकर जाएगा और आपका मौत हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये जो था आपका एस्फाइजेंटिस बोलते हैं इसको, जो चौक करता है आपके लंग्स को चौक करता है। तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए 20 अवचारण के मार्ग, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि कैसे कैसे आपके शरीर में जा सकता है, आपके शरीर में कैसे कैसे कोई विष जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट बोल रहा है इनहेलेशन। जैसे कि मान लो
कि पूरा जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, मान लो अभी घर पे हो और घर के आसपास क्या है, मतलब जहाँ पे भी बैठे हो आसपास हवा है, उस जो हवा आप ले रहे हो, अब मान लो इस हवा में ही विष घोल दे, विष छोड़ दे, तो जब जिसे इनहेल करते हो तो इनहेल के थ्रू क्या हो सकता है, आपके शरीर में जा सकता है। तो पहला तो तरीका क्या है, इनहेलेशन के थ्रू, जो गैस है जो कि वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन मतलब कि तुरंत जाकर फैल जाएगा। जैसे आप सांस लिए तो सीधा लंग्स में चल जाएगा, लंग्स से पूरा शरीर में फैल जाएगा, तो बहुत फास्ट एक्ट करता है। तो याद रखिएगा कि अगर इनहेलेशन के थ्रू आपके बॉडी में जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो आपका बॉडी में थ्रू जब जाएगा तो बहुत जल्दी क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा। एक जैसे एग्जांपल देखे होगे, अस्थमा के रोगी, अस्थमा के रोगी क्या करता है, इनहेलर यूज करता है। तो इनहेलर में क्या होता है, जब उसको सांस में प्रॉब्लम होता है तो सीधा इनहेल करता है, इनहेल करता है तो क्या होता है, तो तुरंत ही उसको सांस आने लगता है। क्यों तुरंत क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो फास्ट काम करता है। ये जो दूसरा आता है ओरल, ओरल मोस्ट कॉमन है। जैसे मान लो हम जहर खा लिए, ओरल पाइल्स खा लिए, या बोले तो हम बोले स्लीपिंग पाइल्स खा लिए, या फिर जो भी दवा खा रहे हो, विष पी ले रहे हो, ऐसा ऐसा कोई दवा होता है, धतूरा होता है, जो भी है, तो सब मुंह से तो ले रहे हो ना। तो मोस्ट कॉमन जो है, जो जितना भी मोस्ट कॉमन पॉइजन देखोगे तो ओरल पॉइजन ही है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग बॉडी में लेते हैं, तो याद रखिएगा ओरल है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ये भी देख सकते हो ना भाई साहब कि पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल भी एक तरह का जहर ही तो है, ड्रग्स ही तो है। पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है। पैरासीटामोल क्या काम करता है, आपका आपका दर्द को ठीक करता है, पेन में काम करता है। जबकि आइबुप्रोफेन क्या करता है, आइबुप्रोफेन एक मेडिसिन है जो कि एलोपैथ का मेडिसिन है। इसका काम है आपके बॉडी स्वेलिंग को कम करता है। तो अगर बॉडी में देह हाथ में दर्द है तो आप आइबुप्रोफेन यूज करते हो, तो वो भी एक तरह का पॉइजन ही है जो कि हम ओरल लेते हैं। तो जिस तरह से ओरल यूज करते हैं उसी तरह से पॉइजन यूज करते हैं। मतलब अगर पॉइजन आपको ओरल से जाता है जो कि मोस्ट कॉमन है। अब आता है पारा मतलब कि पेरेंटियल। पेरेंटियल क्या है, पेरेंटियल मतलब कि आईवी इंजेक्शन के थ्रू। जैसे मान लीजिए आईवी इंजेक्शन डायरेक्ट हम नस में दे देते हैं, और जिसे नस में आप दोगे तो बहुत जल्दी फैलेगा, है ना। तो अगर सबसे फास्ट बात करेगा ना कि सबसे फास्ट अगर है तो यही है, कौन है, पेरेंटियल है। और जबकि उससे स्लो है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन तो वेरी रैपिड है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका ये वाला है, मतलब बहुत फास्ट है। जैसे कि आप इपिनेफ्रिन होता है ना। जैसे मान लीजिए एलर्जी हो गया किसी को, तो इपिनेफ्रिन देता है। एलर्जी बहुत ज्यादा अगर बैड कंडीशन में चला गया, जब इंसान मरने वाला बात हो गया, तो हम लोग इपिनेफ्रिन देते हैं, है ना। या फिर कोई सर्जरी से गुजरता है इंसान, मतलब सर्जरी जिसका होता है और चाहते हैं कि उसका दर्द बहुत जल्दी से ठीक हो, तो हम लोग मॉर्फिन देते हैं। हम मॉर्फिन ये सब कहाँ देते हैं, आईवी से देते हैं, है ना। इंट्रावेनस एक इंजेक्शन होता है जो वेन में दिया जाता है, वो जल्दी से काम करता है। तो ये चीज हो गया। फिर आता है आपका डर्मल। डर्मल मतलब स्किन कॉन्टेक्ट। तो ऐसा सा जहर होता है जो स्किन से कॉन्टेक्ट करता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर में जहर फैल सकता है। तो स्किन कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है। फिर आता है सबक्यूटेनियस और फिर इंट्रामस्कुलर आता है, मतलब एसी और आईएम। अब देखिए सबक्यूटेनियस मतलब कि जो आपका स्किन है ना, तो जस्ट इसके नीचे जब जाओगे तो एडिपोज टिश्यू आता है। इसके जस्ट नीचे क्या आता है, एडिपोज टिश्यू आता है। तो सीधा हो सकता है कोई कोई ऐसा जहर होता है जो सीधा एडिपोज टिश्यू पर एक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे ऐसा पॉइजन है जो सबक्यूटेनियस पर जाके एक्ट कर रहा है ना। तो सबक्यूटेनियस हो गया। अब एक होता है सबमस्कुलर, मतलब सॉरी सबमस्कुलर नहीं, आपको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर। जैसे इंजेक्शन का नाम सुने होंगे आपका इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। जबकि आप वैक्सीन की बात करोगे, जितना भी वैक्सीन है वो वैक्सीन कहाँ दिया जाता है, आपका इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझते चलो। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस ये सब एडमिनिस्ट्रेशन है, एक रूट है जिसके थ्रू आपका विष शरीर में फैलता है। फिर आता है आपका जनरल स्किन सरफेस। अब मान लो कि कुछ कुछ होता है भाई साहब कि ऐसा ऐसा पौधा होता है जिसको आप छू लोगे तो विष रहता है, आपका शरीर को इरिटेट कर सकता है, इरिटेशन पैदा कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है। अब देखिए दो तरह का रूट है, एक सिस्टमेटिक रूट है और एक लोकल रूट है। कौन कौन सा रूट है, एक सिस्टमेटिक रूट है और एक लोकल रूट है। तो सिस्टमेटिक रूट वो पहले तो लोकल रूट समझो। लोकल रूट सिंपल सा, जहां पे ऐड कर रहा है वहीं पे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं लोकल रूट्स। लेकिन सिस्टमेटिक रूट्स क्या होता है कि किसी सिस्टम को जाकर अफेक्ट करेगा, तो कार्डियक सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, है ना, किडनी पे अफेक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक रूट। तो ऐसा रूट के थ्रू जो कि सिस्टम को जाकर अफेक्ट करेगा उसको बोलेंगे सिस्टमिक रूट। और लोकल रूट मतलब कि लोकल पे अफेक्ट करेगा, मतलब कि कहीं पे
सिंपल वे में मान लीजिए हाथ पे हो गया तो लोकल इफेक्ट किया, जहां कांटेक्ट हुआ वहीं पे इफेक्ट कर दिया, उसको बोलेंगे लोकल इफेक्ट। तो ये सब चीज जो है बहुत अच्छा से समझ गए। तो एग्जाम्पल में कभी आएगा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखिए तो ऐसा पॉइंट लिख लीजिएगा, इनहेलेशन है, ओरल है, मतलब पेरिसेंटल है, आपका जनरल स्किन सरफेस है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, ये सब जगह है जिसके थ्रू आपका बॉडी में विष आ सकता है। ये देखिए अब एग्जाम बूस्टर याद रखिएगा कि जैसे कि हम निमोनिक्स लिखा हुआ है कि आपका जो गुण बताए हैं तो उसका निमोनिक्स लिखा है कि जिससे आप याद रखिएगा, तो देख लीजिएगा, निमोनिक्स पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए नंबर वाला जो खेल था कि चरक जो है स्थावर को 21 माने थे नंबर, जबकि सुश्रुत 55 माने थे, तो इसको याद रखिएगा भाई साहब। जांगम में चरक जबकि 1 माने थे, जो कि 10 टक माने थे, दांत वगैरह से माने थे, जबकि सुश्रुत बहुत जगह माने थे, जैसे माने थे कि आंख से भी फैल सकता है जहर, हो सकता है दांत से भी फैल सकता है जहर, आंख से भी फैल सकता है, सांस से भी फैल सकता है, यहाँ तक कि चूहा का जो था सीमेंट से जहर फैल रहा था, है ना। तो बहुत जगह माने थे, जिसमें से टोटल माने थे सुश्रुत 16 जगह से मतलब कि शरीर में पाया जाता है। किसके शरीर में? आपके जानवर के शरीर में, ठीक है। फिर लोकेशन अलर्ट बोल रहा है, देखो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बार फिर से लिख दिया यहाँ पे कि रेट का पॉइजन कहाँ पाया जाता है? सीमेंट में पाया जाता है ना, मतलब कि शुक्र में पाया जाता है। स्पाइडर का पॉइजन टोटल लोकेशन बताएगा शरीर में, टोटल 7 लोकेशन है किसके? स्पाइडर के, जहाँ पे विष पाया जाता है। इसलिए कभी भी स्पाइडर मिले तो उसके साथ खेल कूद मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बहुत विषदार चीज है वो, है ना। तो ये सब क्लिनिकल टिप्स जो लिखा हुआ है कि वयाई क्या था, वयाई उसको बोलते हैं जो स्प्रेड बिफोर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन का पहले ही स्प्रेड कर जाए उसको बोलते हैं वयाई बोलते हैं। विकासी बोलते हैं जो ज्वाइन को लूज करे, हाँ। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से तरीके से पढ़ लिए हैं, और यहाँ पे समरी एक तरह से दिया हुआ है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं तो एक बार हट जाते हैं ताकि आप देख सको कि जो भी पढ़े हैं एक पेज पर पूरा लिख दिया गया है। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप 1 घंटा पहले या फिर 10 मिनट पहले आप इसको पूरा पेज को देख सकते हो, एक पेज को, उससे पूरा आपका रिकेप हो जाता है। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, और जो भी बुक पढ़िएगा इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए निश्चिंत से आप ऐसे वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है बहुत स्लो है तो 1.5 में देखिए या फिर 2x में देखिए, लेकिन देखिए जरूर, ताकि ये चीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नीरस है, लेकिन ऐसा नीरस नहीं है। हम बहुत अच्छा से आपको कहानियों के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आयुर्वेद है अपने आप में नीरस जो है वो इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट हो सके। और इसके बाद आप बुक पढ़ सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और जिंदगी मचाते रहिए और कुछ बेहतरीन कीजिए जिंदगी में। तब तक के लिए धन्यवाद।